हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 26 अक्टूबर है और आज के करंट अफेयर में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों को हम लोग को डिटेल में बात करना है, सबसे पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं। शुरुआत करेंगे हम व्यक्ति विशेष से और जानेंगे साधना नायर। साधना नायर चर्चा का केंद्र क्यों बनी हुई थी और हमारे एग्जाम के लिए अब किस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 142, भारतीय संविधान के आर्टिकल 142 के बारे में बात करेंगे। ये भी चर्चा का केंद्र बना हुआ था, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे और एग्जामिनेशन हॉल में ये हमारा पॉलिटी का पोर्शन कवर करेगा, तो ये हमारे एग्जाम के लिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम। ये चर्चा का केंद्र क्यों बना हुआ था और हम देखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में ये पॉलिटी और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हिस्ट्री का भी पोर्शन कवर करेगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे एक योजना जिसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना। इसको लेकर एसबीआई ने क्या स्टेटमेंट जारी किया है, इसके बारे में जानेंगे और साथ ही एक प्रकार से हम पीएम स्वनिधि योजना का रिवीजन करने वाले हैं और मेरा मेन फोकस जो होता है वो रिवीजन पे ही होता है। अब जैसे मैं कह दूं कि ये आर्टिकल 142 जो है, ये आपको पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। अब जब इसका यहां पे जिक्र किया जाएगा तो आज के आज ही जो है सुप्रीम कोर्ट से जितने भी रिलेटेड आर्टिकल हों, आप उनका रिवीजन कर लीजिए और इसी को मैं रिवीजन कहता हूं। अंतिम समय के लिए रिवीजन को मत छोड़िए। अगर आपको लगता है कि 10 से 15 दिन में आप सभी चीजों का रिवीजन कर लेंगे तो वो आपकी सबसे बड़ी भूल है। तो रिवीजन ऐसे ही करिए। कोई भी सेक्शन अगर आप उससे करंट से पॉलिटी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में जा सकते हैं तो उनको आप लगे हाथ जो है रिवीजन कर लिया करिए और बहुत ज्यादा समय नहीं जाता है। आधी से लेकर 45 मिनट तक में आपका रिवीजन हो जाएगा। इस पे आप जो है विश्वास बनाए रखिए। और आज हम अंत में बात करेंगे यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। इसका एक कार्यक्रम भारत में होने वाला है, तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चला है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न के साथ। आज का प्रश्न है यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट 2024 के 19वें सत्र का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा। आपके ऑप्शन है जापान, फ्रांस, ब्राजील और अमेरिका। देखिए, अब यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का यूएनएफएफ का एक कार्यक्रम जो है भारत में प्रस्तावित है, तो आपको करना क्या चाहिए, ये जो है कब स्थापित किया गया, इसके कार्य क्या क्या हैं, साथ ही इसका मुख्यालय कहां पे है, इसका जो है आपको अपने नोट पॉइंट में जरूर इसको लिखना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के हमारे राष्ट्रीय स्तर के वन लाइनर फैक्ट कौन कौन से हैं। तो पहला फैक्ट है कि देहरादून और मसूरी को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा रोपवे सितंबर 2026 तक तैयार हो जाएगा और इसकी लंबाई कितनी है, 5.5 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एनसीईआरटी पैनल ने स्कूली पाठ्य पुस्तकों में इंडिया को भारत से बदलने की सिफारिश की है। साथ ही उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उन्होंने बताया कि प्लासी के युद्ध में पहली बार जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है विजय प्राप्त करती है, तो वहीं पे जो है भारत को इंडिया कहा जाने लगा। तो अब जब उन्होंने स्वयं ही प्लासी के युद्ध का जिक्र किया है, तो आज के आज ही जो है आपको प्लासी का युद्ध जो है रिवीजन कर लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि वायु पुराण में जो है राजा भरत के बारे में जिक्र किया गया है, जिससे भारत का नाम पड़ा और उन्होंने आर्टिकल 1 का भी जिक्र किया जिसमें इंडिया अर्थात भारत कहा गया है। इसीलिए वो जो है पाठ्य पुस्तकों में इंडिया को भारत से रिप्लेस करने की एक सिफारिश कर रहे हैं। तो प्लासी का युद्ध आप आज के आज ही रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत की पहली प्राइवेट कंपनी, मतलब कि जो हमारी स्पेस से रिलेटेड पहली प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, द्वारा डिजाइन किया गया रॉकेट जिसका नाम है विक्रम 1 को 2024 की शुरुआत में लॉन्च करने के लिए तैयार कर लिया गया है। और इसरो जो है अभी तक अपना ही सैटेलाइट लॉन्च करना था, यह पहली बार होगा जब वो किसी प्राइवेट कंपनी स्काई रूट जो कि भारत की ही है उसके विक्रम 1 को लॉन्च करेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कंगना रनौत दिल्ली की लौकुश रामलीला में रावण के पुतले को दहन करने वाली पहली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं एक पुस्तक के बारे में जिसका नाम है लॉयन दैट ड्रंक द मूनलाइट। इस पुस्तक के लेखक हैं इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारतीय सेना फरवरी 2024 से AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की पहली खेप को शामिल करने की तैयारी कर रही है और इसे कहां पे तैनात किया जाएगा, रेगिस्तानी क्षेत्र में अर्थात राजस्थान में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें,
केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने गुजरात के अहमदाबाद में राष्ट्रीय जनजाति उत्सव, जिसे हम आदि महोत्सव के नाम से जानते हैं, का उद्घाटन किया है। तो आदि महोत्सव का उद्घाटन कहां पे किया गया? अहमदाबाद में किया गया। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की लोकप्रिय पहल सांसद भारत दर्शन के दूसरे चरण के तहत सांसद भारत दर्शन यात्रा आयोजित की जा रही है और इसके तहत 21 लड़कों को दिल्ली दर्शन के साथ साथ गुजरात का दौरा भी करवाया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने एक नारा दिया है, थोड़ी पढ़ाई थोड़ी घुमाई। तो सांसद भारत दर्शन जो है किसकी लोकप्रिय पहल है? अनुराग सिंह ठाकुर की। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं एक ट्वीट के बारे में जो कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और ये यूपी से रिलेटेड है। काशी में लखा मेले को लेकर इन्होंने ट्वीट किया, जो कि भारत मिलाप का एक मेला होता है। अब देखिए, मेले को लेकर जो है यूपी में देखा गया है कि अक्सर जो है मेले से रिलेटेड एक प्रश्न बन जाता है। उसमें करेगा क्या एग्जामिनर कि आपको एक सूची में मेला दे देगा और दूसरे सूची में उससे संबंधित जिला दे देगा और उसको मिलान के लिए आपसे पूछेगा कि कौन सा मेला किस जिले में लगता है। तो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये मेले का जिक्र स्वयं प्रधानमंत्री ने किया है कि लखा मेला का आयोजन कहां पे किया जाता है? वाराणसी में किया जाता है और यह भारत मिलाप से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जापान भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी पर भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। दोनों देशों के बीच तालमेल और संपूरकता के मद्देनजर अक्टूबर 2018 में भारत जापान डिजिटल साझेदारी IJDP की शुरुआत की गई थी। तो भारत जापान डिजिटल साझेदारी की शुरुआत कब की गई थी? 2018 में। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पुलिस के लिए 5G प्रौद्योगिकी के उपयोग पर राष्ट्रीय हैकाथन विमर्श 2023 के कर्टन रेजर का नई दिल्ली में आयोजन किया गया। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक बालाजी श्रीवास्तव द्वारा हैकाथन विमर्श 2023 के टीजर का शुभारंभ किया गया और ये प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में साइबर सुरक्षित भारत का निर्माण गृह मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे हम FSSAI के नाम से भी जानते हैं, ने दृष्टि बाधित व्यक्तियों की पहुंच के लिए खाद्य उत्पादों पर त्वरित प्रक्रिया QR कोड के उपयोग की सिफारिश की है। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत आता है, जिसके बारे में हम जिक्र जो है अभी हाल ही में करंट अफेयर में डिटेल में किए थे। तो इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जिसमें एक योजना का जिक्र है जिसका नाम है PM अजय योजना। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये न्यूज में क्यों आया? क्योंकि PM अजय योजना में तीन केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को मर्ज कर दिया गया है। अब वो कौन कौन सी योजनाएं हैं? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। इन तीनों योजना को PM अजय में मर्ज कर दिया गया है। और साथ ही बता दें कि PM अजय योजना को 2021-22 में सामाजिक आर्थिक विकासों के संकेतकों में सुधार करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, भारतीय मूल के 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रौद्योगिकी और नवाचार, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के फील्ड में योगदान के लिए अमेरिका के पदक से सम्मानित किया। अब वो 2 वैज्ञानिक कौन हैं? अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश। इन दोनों को जो है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अमेरिका का राष्ट्रीय पदक और विज्ञान पदक से सम्मानित किया गया। तो इन दोनों का नाम आप ये ध्यान रखिए रहिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, श्रीलंका ने एक प्रायोगिक परियोजना के हिस्से के रूप में भारत सहित 7 देशों को नागरिकों को निःशुल्क वीजा जारी करने का फैसला किया है। अब वो देश कौन कौन से हैं? भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड, जिनको जो है निःशुल्क वीजा दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, खेल समसामयिकी से वन लाइनर में हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो पहला फैक्ट है कि भारतीय घरेलू क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अमोल मजूमदार को सीनियर महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अमोल मजूमदार, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। इनको सीनियर महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ICC का क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में आयोजित किया जा रहा है और वहां पे ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के मैच के बीच में जो कि कल आयोजन किया गया था, उसमें ग्लेन मैक्सवेल सिर्फ 40 गेंद पर शतक लगाकर एक विश्व रिकॉर्ड
कायम कर देते हैं कि वो जो है वर्ल्ड कप में सबसे कम बॉल पे शतक मारने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और साथ ही ऑस्ट्रेलिया की जो जीत का रनों का अंतर था ना, वो विश्व कप में सबसे बड़ी जीत का सबसे बड़े अंतर का जीत जो है वो बन गया है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत ने चीन के हांगझोउ में आयोजित एशियाई पैरा गेम्स में अब तक कुल 48 पदक जीत लिए हैं, जिसमें 11 स्वर्ण, 14 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। तो ये तो रहा वन लाइनर फैक्ट। अब हम आगे बात करते हैं डिटेल में और जानते हैं व्यक्ति विशेष में साधना नायर ये जो है चर्चा का केंद्र क्यों बनी हुई थी। तो न्यूज ये है कि भारतीय वायुसेना की अधिकारी एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की डायरेक्टर जनरल बनाई गई हैं और ये पद पाने वाली देश की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। इसलिए हमारे एग्जाम के लिए अब साधना नायर जी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। साधना नायर के प्रमोशनल ट्रांसफर के बाद वो दूसरी महिला अधिकारी बन गई हैं जिन्होंने एयर मार्शल का रैंक प्राप्त किया है। इनके अलावा 3 स्टार रैंक तक पहुंचने वाली प्रथम महिला नौसेना की सर्जन वाइस एडमिरल पुनीता अरोड़ा थी, जो कि अब रिटायर हो चुकी हैं। तो साधना नायर जी का संबंध किससे है? भारतीय सेना से है, जो कि मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की डायरेक्टर जनरल बनाई गई हैं। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 142 ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था। तो न्यूज यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक 50 वर्षीय व्यक्ति के लिए पूर्ण न्याय करने के लिए अपनी असाधारण संवैधानिक शक्ति का उपयोग किया है, जिसने योग्यता सूची में अपना नाम ऊपर होने के बावजूद डाक विभाग द्वारा नौकरी देने से इनकार करने के खिलाफ लगभग 3 दशकों तक की लड़ाई लड़ी है। तो आर्टिकल 142 हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका पॉलिटी का सेक्शन कवर कर रहा है। और आज के आज ही जो है आप सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल होंगे आप उनका रिवीजन करने वाले हैं। तो आर्टिकल 142 के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके सक्षम लंबित किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल हो चला है आपके एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम की। ये न्यूज में क्यों चल रहा था और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही एक बात बता दें कि अगर आपको लग रहा है कि हमारा करंट अफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये जरूरी भी है ऐसी ही पढ़ाई करना, जैसे कि मैं बताता हूं कि रिवीजन करिए और करंट से रिलेट करके आप हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी पोर्शन में जाके रिवीजन करिए। तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। तो आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम से न्यूज ये है कि संसद द्वारा आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम पारित होने के 1 साल से अधिक समय बाद केंद्र देश भर के 1300 पुलिस स्टेशनों में डीएनए और फेस मैचिंग सिस्टम शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह कानून पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों को गिरफ्तार व्यक्तियों के रेटिना और आइरिस स्कैन सहित भौतिक और जैविक नमूने एकत्र करने, संग्रहित करने और उनका विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। इस कानून को अप्रैल 2022 में संसद द्वारा पारित किया गया था, इसको आप ध्यान रखेंगे। साथ ही सितंबर 2022 में इसे अधिसूचित किया गया था। इस अधिनियम ने 100 साल पुराने कैदी पहचान अधिनियम 1920 को प्रस्थापित किया है। तो ये आपके हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। जिसका दायरा मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत दोषी कैदियों, गिरफ्तार और गैर दोषी व्यक्तियों की एक विशिष्ट श्रेणी की उंगलियों के निशान, पैरों के निशान और तस्वीरें लेने तक सीमित था। तो कैदी पहचान अधिनियम कब लाया गया था? 1920 में लाया गया था, जिसको रिप्लेस किया है वर्ष 2022 में पारित आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएम स्वनिधि योजना के बारे में कि ये चर्चा का केंद्र क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि एसबीआई के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने बताया कि पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, जिसे हम पीएम स्वनिधि योजना के बारे में के नाम से जानते हैं, के लाभार्थियों में 43% महिलाएं हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इस प्रभावी नीति योजनाओं की शक्ति का यह उल्लेखनीय प्रमाण है कि लगभग 75% ऋण लाभार्थी गैर सामान्य श्रेणी से आते हैं। अब बता दें कि इस योजना को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 1 जून 2020 को शुरुआत किया गया था। अब इस योजना के कुछ उद्देश्य भी हैं, जैसे कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना, नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना और डिजिटल लेन देन हेतु
पुरस्कृत करना। साथ ही बता दें कि इस योजना से रिलेटेड और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। योजना के तहत क्रमशः 10,000, 20,000 के पहले दूसरे ऋण के अलावा 50,000 रुपए तक के तीसरे सावधिक ऋण की शुरुआत की गई थी। यह योजना केवल उन्हीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्हें स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 के तहत नियम और योजना अधिसूचित किया गया है। मेघालय, जिसका अपना स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, के लाभार्थी भी भाग ले सकते हैं। मतलब कि मेघालय राज्य में अपना स्वयं का भी स्ट्रीट वेंडर एक एक्ट बनाया गया है। ऋण के समय पर जल्दी चुकौती पर 6 मासिक आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में 7% की ब्याज सब्सिडी भी जमा की जाएगी। तो ये तो रहा पीएम स्वनिधि योजना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिनका आपने रिवीजन किया। अब हम आगे बात करते हैं यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट के बारे में कि ये चर्चा का केंद्र क्यों बना हुआ था। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 26 से 28 अक्टूबर 2023 तक वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट के हिस्से के रूप में कंट्री लेड इनिशिएटिव कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। तो आपको ध्यान भी ये देना है कि कंट्री लेड इनिशिएटिव कार्यक्रम का आयोजन कौन कर रहा है? वन अनुसंधान संस्थान कर रहा है, वो भी किसके सहयोग से? यूएनएफएफ के सहयोग से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। यूएनएफएफ सभी प्रकार के वनों के प्रबंध, संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देता है। भारत को इसका संस्थापक सदस्य होने का गौरव प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2017 से 2030 तक की अवधि के लिए वनों के लिए पहली संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना को अपनाया है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। यह रणनीतिक योजना वनों के बाहर स्थित वृक्षों और वनों की कटाई एवं वन क्षति रोकने के साथ साथ सभी प्रकार के वृक्षों का स्थायी प्रबंधन हासिल करने के लिए सभी स्तरों पर कार्रवाई हेतु एक वैश्विक ढांचे के रूप में कार्य करती है। हाल ही के वर्षों में विश्व में जंगल की आग की घटनाओं की संख्या और अवधि में चिंताजनक रूप से वृद्धि हुई है। अब चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो अलास्का हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, यहाँ पे लगातार जो है जंगल में आग की घटनाएं देखी जा रही हैं, जिससे जैव विविधता, इकोसिस्टम सेवाएं, मानव कल्याण और आजीविका और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इससे वन क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं और लगभग 100 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रति वर्ष प्रभावित हो रहे हैं, जो कि दुनिया के लगभग 3% वन क्षेत्र के बराबर हैं। वर्ष 2010 के बाद प्रमाणीकरण के तहत कुल वन क्षेत्र में 35% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2020-21 में प्रमाणित किए गए वन क्षेत्र में 27 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि देखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में। ये जो बैठक होने वाली है भारत में, इसमें 40 से अधिक देशों और 20 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधि व्यक्तिगत या ऑनलाइन के रूप से पार्टिसिपेट करेंगे। इस बैठक में जंगल में लगने वाली आग, वन प्रमाणीकरण के प्रबंधन के लिए लागू किए जाने वाले योग्य ढांचे और सिफारिशें सामने आएंगी, जिनके सतत वन प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा, जिसके बारे में मई 2024 में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले यूएनएफएफ के 19वें सत्र में चर्चा के लिए विचार किया जाएगा। तो आज के प्रश्न का आंसर भी आपको यहीं पे मिल गया है कि यूएनएफएफ का 19वां सत्र का आयोजन कहां पे किया जाएगा? न्यूयॉर्क में किया जाएगा, और न्यूयॉर्क जो है वो अमेरिका में स्थित है। अब हम आगे बात करते हैं कि ये है क्या, यूएनएफएफ है क्या। यूएनएफएफ एक अंतर सरकारी नीति मंच है जो सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देता है, और इस उद्देश्य के लिए दीर्घकालिक राजनीतिक प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। यूएनएफएफ की स्थापना वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा की गई थी। फोरम की सार्वभौमिक सदस्यता है और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों से यह बनाया गया है। वर्ष 2007 को यूएनएफएफ ने सभी प्रकार के वनों पर संयुक्त राष्ट्र के एक गैर कानूनी बाध्यकारी वन साधन को अपनाया है। तो ये तो रहा सारा का सारा आज का करंट अफेयर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको ये करंट अफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ। साथ ही ये भी बता दें कि हमारा जो है एक प्लेलिस्ट भी तैयार है यूट्यूब चैनल पे ROARO स्पेशल के नाम से, जिसमें आप अभी देख रहे होंगे कि ज्योग्राफी का पोर्शन चल रहा है। जल्द ही इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस भी करवाया जाएगा। तो अगर आप अभी तक उस सेक्शन में उस प्लेलिस्ट को नहीं देखे हैं तो आप जाके वहां पे एक बार जरूर उनके
उनके जो है वीडियो को देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न वहां पे कराए जा रहे हैं जो कि आपके आरओ साथ ही एपीएस या पीसीएस 2024 के बारे में बोल दें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।